भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में एमपॉक्स के एक संदिग्ध मामले की पहचान की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक व्यक्ति जिसने हाल ही में एमपॉक्स के मामले वाले देश में यात्रा की है, उसे एमपॉक्स का संदिग्ध मामला माना जा रहा है। मतलब अभी पूरी तरह से यह तय नहीं है कि केस एमपॉक्स का ही है। मरीज की स्थिति स्टेबल है और उसे आइसोलेशन में रखा गया है। देखिए, पिछले महीने WHO ने एमपॉक्स को PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था और इसके बाद भारत में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने असेसमेंट किया और निष्कर्ष ये था कि भारत में एकाध मामले की संभावना हो सकती है, लेकिन बीमारी के किसी बड़े आउटब्रेक का खतरा नहीं है। इससे पहले मई 2022 में भी WHO ने एमपॉक्स को PHEIC घोषित किया था। एमपॉक्स वायरस के बारे में जानने से पहले एक बात ध्यान रखिए, इसे मंकी पॉक्स वायरस अब नहीं बोला जाता। इनफैक्ट कभी नहीं बोला जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक जानकारियों से ऐसी स्थिति बनती है। जब इस वायरस का आउटब्रेक हुआ तो सोशल मीडिया पर एक खबर फैली कि ये वायरस अफ्रीका के लोगों द्वारा बंदरों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के चलते फैली है, जो कि बेसलेस है, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस बोले जाने के पीछे वजह कुछ और थी। इसके बाद पश्चिमी देशों की मीडिया ने बीमारी की खबरों के विजुअल्स में अफ्रीका के लोगों की तस्वीर दिखानी शुरू कर दी। इसके बाद जून 2022 में अफ्रीका के वैज्ञानिक समुदाय ने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें पश्चिमी मीडिया को इस खबर के लिए ब्लैक लोगों की फोटो लगाने पर रोक लगाने की मांग की गई। इस मामले में WHO की भी आलोचना हुई। WHO ने वायरस का नाम मंकी पॉक्स के बजाय एमपॉक्स बाद में कर दिया। WHO के मुताबिक एमपॉक्स वायरस साल 1958 में डेनमार्क में बंदरों में खोजा गया था। इसका पहला ह्यूमन केस साल 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में एक 9 महीने के बच्चे में दर्ज किया गया था। फिर 1980 में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो गया तो वैश्विक स्तर पर इसका टीकाकरण भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद से अफ्रीका में एमपॉक्स के मामले बढ़ गए। 2017 में DRC और नाइजीरिया और 2022 में वैश्विक स्तर पर यह फैल गया। जनवरी 2022 से अगस्त 2024 तक तकरीबन 120 देशों में एमपॉक्स के मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि एमपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस का एक जीनस है जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। वेरियोला वायरस ही स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है। एमपॉक्स के 2 समूह हैं, क्लेड 1 और क्लेड 1A और B इसमें शामिल होते हैं, वहीं क्लेड 2 जिसमें 2A और 2B शामिल हैं। एमपॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उसकी तुलना में कम गंभीर होते हैं। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, लो एनर्जी इत्यादि शामिल हैं। साथ ही स्किन पर लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं। इसका ट्रांसमिशन किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ नज़दीकी संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। साथ ही ये जूनोसिस बीमारी है, यानी जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। गर्भावस्था के दौरान, जन्म के दौरान या फिर बाद में मां से बच्चे में भी ये बीमारी फैल सकती है। एमपॉक्स के लिए वैक्सीन मौजूद है। आउटब्रेक के दौरान हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। हाई रिस्क वाले समूह में स्वास्थ्य और देखभाल कर्मी, एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के घर या निकट समुदाय के लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ऐसे लोग जिनके कई सेक्स पार्टनर्स हैं, जिनमें पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष भी शामिल हैं, और किसी भी जेंडर के सेक्स वर्कर्स और उनके कस्टमर्स शामिल हैं। 2017 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपर्युक्त कथनों में से ये कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प C, यानी दोनों कथन सही हैं। 8 सितंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया था। इस दिन की थीम प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस रखी गई। इस दिन का मकसद लोगों में मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा के लिए साक्षरता की अहमियत को लेकर जागरूकता फैलाना है। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव 14वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान 1966 में यूनेस्को के द्वारा पेश किया गया था। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1967 से हुई। भारत में जनगणना 2011 के मुताबिक 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम है,
उसे साक्षर माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना जाता। जनगणना 2011 के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04%, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। केरल को भारत के सबसे साक्षर राज्य का दर्जा हासिल है। जनगणना 2011 के मुताबिक केरल में साक्षरता दर 93.91% है। 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। मिजोरम का सरचिप जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है। वहीं मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम स्कूली शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। वहीं उल्लास वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मकसद 15 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सशक्त बनाना है जो अशिक्षित हैं। पूरे भारत में लागू ये योजना नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक है। ये योजना शिक्षा मंत्रालय को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लागू की जा रही है। योजना में केवल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें उन कंपोनेंट्स को भी शामिल किया गया है जो 21वीं सदी के नागरिकों की जरूरत है। इसमें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कॉमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर शामिल है। योजना के तहत ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम यानी OTLAS का प्रयोग करते हुए 5 सालों में 5 करोड़ लोगों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की लर्निंग का लक्ष्य है। एक बात और नोट कीजिए, शिक्षा मंत्रालय ने प्रोग्रेसिव कदम उठाते हुए हर जगह एडल्ट एजुकेशन यानी वयस्क शिक्षा के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। इसके पीछे तर्क है कि वयस्क शिक्षा में 15 साल से ऊपर के सब लोग शामिल नहीं हो पाते। वहीं एजुकेशन फॉर ऑल एक व्यापक शब्द है जो 15 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को शामिल करता है। साउथ कोरिया के सियोल में द समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन (REAIM) का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन का आयोजन केन्या, नीदरलैंड, सिंगापुर और यूके के द्वारा संयुक्त रूप से हो रहा है। इसमें दुनिया भर से सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, शिक्षाविदों और सिविल सोसाइटीज के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद है युद्ध में AI के रेस्पॉन्सिबल यूज के लिए वैश्विक मानदंड तैयार करना। यह इस सम्मेलन का दूसरा एडिशन है। पहला सम्मेलन फरवरी 2023 में द हेग में आयोजित हुआ था। हालांकि द हेग शिखर सम्मेलन में कोई खास परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसने AI के सैन्य आयामों पर वैश्विक बहस को व्यापक बना दिया। देखिए, सियोल में आयोजित हो रही बैठक में यह मान लिया गया है कि सैन्य मामलों में AI को अब कभी भी खत्म किया जा सकता है। इसके बजाय AI के जिम्मेदार उपयोग यानी रिस्पॉन्सिबल यूज की बात की जा रही है। मतलब यह कि AI का यूज हो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। इसमें 3 मुद्दों को फोकस किया जा रहा है। पहला, वैश्विक शांति और सुरक्षा पर मिलिट्री AI के यूज के रिजल्ट्स पर विचार करना, सैन्य मामलों में AI प्रणालियों के उपयोग पर नए मानदंडों को लागू करना और सैन्य क्षेत्र में AI के लॉन्ग टर्म गोल्स को विकसित करने पर विचार करना। हाल के समय में रूस यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास के विवाद में AI के यूज ने इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट किया है। रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने AI ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, वहीं इजराइल ने हमास पर हमले में लेवेंडर नाम के AI बेस्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 नाम से रिपोर्ट जारी की है। यह साल 1992 से सालाना जारी किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को पहले रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता था। इसमें नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी मुहैया कराई जाती थी। साथ ही ये राज्यों में स्वास्थ्य अवसंरचना और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके जरिए सरकारों को शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूद कमियों की सही जानकारी हासिल होती है। NHM में 2 सब मिशन शामिल हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसका मकसद रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ RMNCH+A और संचारी एवं गैर संचारी बीमारियों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं मुहैया कराना है। NHM के तहत सभी लोगों तक किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच की बात की गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य संविधान में राज्य सूची का विषय है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे।
दीवाने अमीर कोही, ये है आज का टर्म ऑफ द डे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान का दर्जा मोहम्मद बिन तुगलक को हासिल है। एमबीटी ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। नाम दिया दीवाने अमीर कोही। इस विभाग का मुख्य मकसद किसानों को डायरेक्ट मदद मुहैया करा के ज्यादा से ज्यादा भूमि कृषि के तहत लाना था। अब इसमें दो बातें याद रखनी है। दीवाने अमीर कोही किस सुल्तान के शासन में गठित किया गया? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और दूसरा, ये किससे संबंधित था? जिसका आंसर होगा कृषि। पहला सवाल है, एमपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपॉक्स वायरस और स्मॉलपॉक्स वायरस एक ही फैमिली से संबंधित हैं। एमपॉक्स वायरस गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। यह केवल जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है। उपरोक्त कथनों में से सही कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर सभी तीनों। अगला प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ? पहला प्रश्न है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत यूएसए, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत फ्रांस? सही जवाब है विकल्प ए, यानी भारत यूएसए। अगला प्रश्न था, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर विश्व बैंक? और सही जवाब है विकल्प बी, यानी विश्व व्यापार संगठन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। याचिका का मकसद था गाजा इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाली कंपनीज के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, साथ ही ऐसे किसी नए लाइसेंस को जारी न किया जाए। कोर्ट ने याचिका ये कहते हुए रद्द कर दी कि यह मामला एक संप्रभु राष्ट्र का दूसरे संप्रभु राष्ट्र के साथ कूटनीतिक दायरे से संबंधित है। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत सरकार से कैसे कह सकती है कि किसी देश को हथियारों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। अदालत को इस तरह की शक्ति कहां मिलती है? इस मामले में सीजेआई ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी रेफरेंस दिया। भारत रूस से तेल आयात करता है, क्या रूस को भारत को तेल निर्यात करने से रोक देना चाहिए? कोर्ट ने साफ किया कि विदेश नीति से डील करना सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। वहीं याचिका में तर्क था कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के तहत है जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी देशों को सैन्य हथियार सप्लाई नहीं करने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि इस निर्यात का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में किया जा सकता है। याचिका में दलील दी गई कि भारत जेनोसाइड कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। ऐसे में भारत इजराइल को हथियार निर्यात नहीं कर सकता, क्योंकि ये हथियार वॉर क्राइम्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड को जेनोसाइड कन्वेंशन कहा जाता है, और इस संधि के तहत जेनोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में अपराध माना जाता है। यह संधि 12 जनवरी 1951 को लागू हुई थी। इस संधि में शामिल देश शांति या युद्ध किसी भी समय के दौरान हुए जेनोसाइड को रोकने और पनिश करने की शपथ लेते हैं। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। इसमें किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह से या आंशिक तौर पर खत्म करने के इरादे से कार्य किए जाते हैं। साल 2018 में यूपीएससी ने भी एक सवाल पूछा था। सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? बाल श्रम, कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियमन, या फिर कार्यस्थल पर लिंग समानता? और सही जवाब था इसका विकल्प ए, यानी बाल श्रम। आज के वक्त में पेरेंट्स के लिए बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख पाना एक बड़ी चिंता का विषय है। कई स्टडीज बताती हैं कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल के चलते बच्चों के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर असर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस चिंता को समझते हुए एक कानून लाने वाली है, और इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए एक मिनिमम एज तय की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सोशल मीडिया यूज करने के लिए मिनिमम एज 16 साल रखी जाएगी। कानून लाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में $6.5 मिलियन के बजट वाला एक एज इंश्योरेंस ट्रायल भी लाया जाएगा। इस ट्रायल के जरिए सोशल मीडिया पर एज वेरिफिकेशन के कई तरीकों को परखा जाएगा, जिससे कानून में बेस्ट तरीके को शामिल किया जा सके। ऑस्ट्रेलियन सरकार के मुताबिक सोशल मीडिया बच्चों को सामाजिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे रियल फ्रेंड्स और रियल एक्सपीरियंस से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही यंग जनरेशन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। इस कानून के जरिए पेरेंट्स की भी मदद कर पा रहे हैं। बच्चों को सोशल मीडिया पर मौजूद गैर ज़रूरी कंटेंट से दूर रखना आज के दौर में पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चुनौती है।
वैश्विक स्तर पर बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसमें कई तरह की विधिक और तकनीकी चुनौतियां हैं। तकनीक के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती है वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक तकनीकी सुरक्षा साधन है जो इंटरनेट पर सुरक्षित रूप में सर्फ करने में मदद करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को एक ऐसे सिस्टम से गुजारने में मदद करता है जिससे प्राइवेसी बनी रहे। एक तरह से ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को एक ऐसे सुरक्षित टनल के माध्यम से गुजारने में मदद करता है जिससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की निजता बनी रहती है। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपका डेटा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा देखा जा सकता है। वीपीएन का उपयोग करने से आप एक ऐसे नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ते हैं जो आपकी गतिविधियों को एक सुरक्षित सिस्टम में छिपाए रखता है। इससे आपका डेटा और प्राइवेसी दोनों सेफ रहती है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन द्वारा भी इस तरह का कानून लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। वहां इसे बच्चों के ऑनलाइन अधिकारों को सीमित करने वाला फैसला बताया गया। वर्तमान में भारत में सोशल मीडिया यूज करने के लिए कोई मिनिमम एज तय करने वाला कानून नहीं है, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने एक जजमेंट में सरकार से सोशल मीडिया के लिए मिनिमम एज तय करने की बात कही थी। साथ ही सरकार द्वारा सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए लाए गए नए नियमों में वीडियोज को 5 एज कैटेगरीज में बांटने की भी बात कही गई है। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विसेज में पेरेंटल लॉक की सुविधा मुहैया करानी होगी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अधर में अटका हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस मिशन के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया। कृषि मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर पर एक मुश्त 20,000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। इस पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये अमाउंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ईएफसी द्वारा मंजूर की गई राशि से बहुत ज्यादा है। ईएफसी ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर पर 15,000 रुपए की मंजूरी दी थी। देखिए, वर्तमान सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। जैसे इस साल की बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के तहत लाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी। साथ ही केंद्र सरकार नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के बेल्ट में भी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 22 लाख हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक खेती की जा रही है और लगभग 34 लाख किसान इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सेकंड टर्म में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति लॉन्च की थी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग BPKP को ही अपस्केल करके रीनेम किया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती से मतलब है केमिकल फ्री फार्मिंग यानी रसायन मुक्त खेती, और इसमें केवल पशुओं और पौधों से हासिल संसाधनों को ही खेती में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आयोजित हुई और बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा की कर दरों में कटौती को लेकर सहमति बनी है, लेकिन अभी इस प्रस्ताव को GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा गया है। इस मामले में GOM की बैठक इसी महीने होने वाली है। देखिए, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भी की गई है। ममता बनर्जी ने इस बारे में वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है। यहां तक कि सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने तो इसे जीवन की अनिश्चितताओं पर कर बताया। इस पर वित्त मंत्री का तर्क है कि बीमा प्रीमियम पर टैक्स जीएसटी लागू होने के पहले लिया जाता था और जीएसटी से होने वाली आय को केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। अब इस स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू है। इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। वजह है मिडिल क्लास का प्रभावित होना। मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बुरे वक्त के लिए इंश्योरेंस पर जाती हैं। इसे 18% के जीएसटी स्लैब में रखना मिडिल क्लास के इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के लिए भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की दर जीडीपी के मुकाबले 4.2% दर्ज की गई थी, जो वैश्विक औसत 7% से बहुत कम है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 279A में है। अनुच्छेद 279A के मुताबिक जीएसटी काउंसिल को केंद्र और राज्यों के लिए एक फोरम के तौर पर गठित किया गया। इसे सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा जाता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी को लागू करने से संबंधित सिफारिशें जीएसटी काउंसिल के द्वारा की जाती हैं। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स यानी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। पहले केंद्र और राज्य सरकारें वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे अलग अलग टैक्सेस लगाती थी। जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है यानी गंतव्य आधारित कर है, यानी वस्तु या सेवा जहां बिकेगी वहीं पर टैक्स लगेगा।
वस्तु का उत्पादन कहां हो रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का सबसे पहले विचार केलकर टास्क फोर्स के द्वारा दिया गया था। इस टास्क फोर्स ने देश के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के मकसद से एक राष्ट्रव्यापी कर की बात कही थी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली थी। भारत में इस प्रणाली की व्यवस्थित शुरुआत इल्तुतमिश के समय में हुई थी। इक्ता व्यवस्था के तहत विभिन्न क्षेत्रों को इक्ता के रूप में विभाजित किया गया, जिसे अधिकारियों या सैनिकों को दिया जाता था। इन अधिकारियों को इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार को इस इक्ता क्षेत्र से कर यानी राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया जाता था। ये राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। इसी राजस्व से इक्तादार अपने सैन्य और प्रशासनिक खर्चे पूरे करता था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नेशनल क्लीन एयर सिटी की सूची जारी की गई है। इस सूची में पहला स्थान किस शहर को दिया गया है? इंदौर, सूरत, जबलपुर, आगरा। अगला प्रश्न है, भारत में इक्ता व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्थित शुरुआत किस शासक के काल में हुई? अकबर, इल्तुतमिश, रजिया या फिर शेरशाह? पहला सवाल था, एमपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपॉक्स वायरस और स्मॉलपॉक्स वायरस एक ही फैमिली से संबंधित हैं। एमपॉक्स वायरस गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ये केवल जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है। सही कथन चुनना था केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न था, सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर लखनऊ? और सही जवाब है ग्रेटर नोएडा यानी विकल्प सी। मुंबई स्थित एंटेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल कंपनी का कहना है कि डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी के आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक प्रेसवू नाम की ये आई ड्रॉप भारत में अपनी तरह की पहली आई ड्रॉप है। इसके जरिए प्रेसबियोपिया से प्रभावित लोगों को पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत को कम करने का दावा किया गया है। कंपनी ने इस आई ड्रॉप की फॉर्मुलेशन और प्रोसेस के लिए पेटेंट भी दायर कर दिया है। देखिए, प्रेसबियोपिया एक उम्र से जुड़ी कंडीशन है जिसमें आंखें धीरे धीरे पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता खो देती हैं। आमतौर पर लोगों में यह समस्या 40 की उम्र के आसपास शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चश्मा सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। प्रेसवू में एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं पिलोकार्पिन, जो कि आंख में मौजूद आइरिस की मसल्स को सिकोड़ता है और प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, जिससे इंसानों के पास की वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। अगर हम आंख की एनाटॉमी समझें तो इसके 16 हिस्से होते हैं, जिसमें आइरिस और प्यूपिल भी शामिल हैं। आइरिस हमारी आंख का रंगीन हिस्सा है जो हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। आइरिस आंख के कॉर्निया और लेंस के बीच स्थित होती है और ये मुख्य तौर पर प्यूपिल के आकार को कंट्रोल करके ये सुनिश्चित करती है कि आंख के रेटिना तक कितनी रोशनी पहुंचेगी। प्यूपिल को आइरिस के सेंटर में काले बिंदु के रूप में आप देख सकते हैं। यह आंख को उसके सामने की चीजों पर ध्यान केंद्रित करना अलाउ करता है। कंपनी के मुताबिक प्रेसवू आई ड्रॉप में एडवांस्ड डायनेमिक बफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली इसमें एक ऐसे बेस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया है जो कि आंसुओं के पीएच लेवल के साथ अनुकूल होगा। इससे ये आई ड्रॉप लंबे वक्त तक यूज करने के इफेक्टिव फायदे होंगे। प्रेसवू एक प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। इसका मतलब है कि डॉक्टर द्वारा लिखे पर्चे के जरिए ही आप इसे ले पाएंगे। इसका इस्तेमाल उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी आंखों की आइरिस में सूजन है। भले ही कंपनी प्रेसवू एक नया इनोवेशन या इन्वेंशन बता रही है, लेकिन इसमें यूज होने वाला मेन कंपाउंड पिलोकार्पिन का इस्तेमाल भारत में दशकों से आंखों के इलाज के लिए हो रहा है। बीते दिनों अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान भारत और यूएई के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर एक एमओयू साइन हुआ। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए थे। तब दोनों देशों के बीच नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर एक सहमति बनी थी। अब इस समझौते को आधिकारिक तौर पर साइन किया गया है। दोनों देशों के बीच ये इस क्षेत्र में किया गया पहला समझौता है। यात्रा के दौरान एलएनजी सप्लाई के लिए और इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी आईएसपीआरएल के साथ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत और यूएई I2U2 समूह में भी शामिल हैं। I2U2 यूएई, इजरायल, यूएसए और भारत का एक समूह है।
इस समूह के तहत ही भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात में फूड पार्क्स की स्थापना को लेकर बात हुई थी। हालिया यात्रा के दौरान गुजरात सरकार के साथ फूड पार्क को लेकर भी समझौता हुआ है। यूएई और भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं और पुराने हैं। तकरीबन 3.5 मिलियन भारतीय यूएई में सबसे बड़े प्रवासी समूह के तौर पर मौजूद हैं। 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच तकरीबन $85 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत में एफडीआई के मामले में यूएई टॉप 4 निवेशकों में से एक है। फरवरी 2023 में भारत, यूएई और फ्रांस के बीच यूएफआई नाम से एक त्रिपक्षीय समूह आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। भारत के सहयोग से यूएई ब्रिक्स का भी सदस्य है। इसके अलावा एससीओ में यूएई को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिलवाने में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई है। जनवरी 2024 में भारत और यूएई की आर्मीज के बीच पहली द्विपक्षीय एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन भारत के राजस्थान में किया गया था। दोनों देशों के बीच फरवरी 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा साइन हुआ। आपको बता दें कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। ये 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा से मिलकर बना है। इसके उत्तर में पर्शियन गल्फ है और पूर्व में ओमान की खाड़ी है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे एडिशन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच किया जा रहा है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने साफ किया कि जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की बात नहीं रह गई, बल्कि इसका प्रभाव हम अभी महसूस कर रहे हैं। भारत स्वच्छ और हरित ग्रह के लिए कमिटेड है। साथ ही G20 देशों में भारत उन पहले देशों में शामिल है जिसने पेरिस समझौते के तहत हरित ऊर्जा से जुड़े टारगेट्स को पूरा किया है। बकौल प्रधानमंत्री मोदी, भारत की बीते 10 सालों में गैर जीवाश्म ईंधनों की क्षमता में 300% का इजाफा हुआ है। वहीं सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में यह आंकड़ा 3000% का है। ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान समय में स्वच्छ ऊर्जा का बेहतरीन विकल्प है। इसी को समझते हुए सरकार ने साल 2023 में NGHM यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में भारत को वैश्विक हब बनाना था। इसके तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना इसके लक्ष्यों में शामिल है। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी से उत्पादित किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं और इसका कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हो। इसे ग्रीन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके उत्पादन में इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हाइड्रोजन के उत्पादन के वक्त नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है तो इसे ग्रीन नहीं माना जा सकता। फिर इसे ब्राउन, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन की कैटेगरी में रखा जाता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले CSTT यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने एक यूनिक वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट पर भारत की आधिकारिक 22 भाषाओं में टेक्निकल टर्म्स का अनुवाद मुहैया कराया जाएगा। शब्द.education.gov.in इस नाम से लॉन्च किए गए इस पोर्टल का मकसद भारतीय भाषाओं के लिए तैयार की गई सभी शब्दावलियों की एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाना है। CSTT की सभी शब्दावलियों के अलावा ऐसे शब्दकोश रखने वाली अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्लेटफॉर्म पर अपने काम को डिजिटली स्टोर कर सकती हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी,
कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को रखा गया है। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को तो संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वहीं 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपको बता दें कि CSTT का गठन 1961 में हुआ था, जिसका मकसद हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित करना और उन्हें परिभाषित करना था। 2024 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल को देखिए। सवाल पूछा गया था, संविधान 71वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए किया गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4 या फिर 2, 3 और 4। और प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है अग्रहार। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या फिर अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, बल्कि ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। इस तरह अग्रहारम पूरी तरह से ब्राह्मणों की बस्ती होती थी। संगम काल के साहित्य में इसे ही चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। पहला सवाल है, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत ओमान, भारत UAE, भारत USA या फिर भारत रूस। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पिलोकार्पिन किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? एमपॉक्स की वैक्सीन में, आंखों के इलाज के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में या फिर हरित हाइड्रोजन के विकास में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नेशनल क्लीन एयर सिटी की सूची जारी की गई है और इस सूची में पहला स्थान किस शहर को दिया गया? इंदौर, सूरत, जबलपुर या फिर आगरा। और सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी सूरत। अगला प्रश्न है, भारत में इक्ता व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्थित शुरुआत किस शासक के काल में हुई? अकबर, इल्तुतमिश, रजिया या फिर शेर शाह। सही जवाब है विकल्प बी यानी इल्तुतमिश। यूनियन कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन के फेवर में एक अच्छा फैसला लिया है। दरअसल कैबिनेट ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत दिए जाने वाले हेल्थ कवरेज को 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स पर लागू करने के फैसले को मंजूरी दी। इसमें आय का कोई बैरियर नहीं है, मतलब किसी भी आय वर्ग के 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स पर यह योजना लागू होगी। सरकार के मुताबिक 4.5 करोड़ परिवारों के तकरीबन 6 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थियों में ऐड हो जाएंगे। आयुष्मान भारत के बीमा कवरेज में 70 साल और उससे ज्यादा के लोगों को शामिल करना वर्तमान सरकार के चुनावी वायदे में से एक था। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या फिर आयुष्मान भारत के विकल्प पर जा सकते हैं। यह भी साफ किया गया है कि 70 साल या उससे ज्यादा आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हैं, वे भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। अगर किसी परिवार में 2 सीनियर सिटीजन हैं तो 5 लाख रुपए का कवरेज उनके बीच साझा किया जाएगा। भारत में 60 साल से ज्यादा आयु की जनसंख्या 2011 में 8.6% से बढ़कर 2050 तक 19.5% हो जाने का अनुमान है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट के मुताबिक इस एज ग्रुप का हेल्थ कवरेज तकरीबन 20% है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। इसकी सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई है। आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में लॉन्च हुई थी। इसके 2 मुख्य कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यानी HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर परिवार को हर साल 5 लाख का बीमा मुहैया कराया जाता है। योजना में परिवार के आकार, उम्र और जेंडर पर कोई कैप नहीं है, मतलब परिवार का कोई एक सदस्य या सभी सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में हासिल की जा सकती हैं। इसमें लाभार्थियों की पहचान SECC यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के जरिए की जाती है। योजना के तहत लाभार्थी देश के ऐसे सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो इस योजना में लिस्टेड हैं।
योजना में हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग में राज्यों की भूमिका है। इसमें फाइनल डिसीजन राज्यों का होता है। मतलब ये कि कौन से हॉस्पिटल्स योजना को लागू करने के लिए शामिल होंगे या किस प्रोसेस के जरिए शामिल होंगे, ये सब राज्य डिसाइड करते हैं। योजना को लागू करने के लिए एनएचए यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिम्मेदार है। एनएचए भारत सरकार के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है। इसे पीएम जय यानी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए ही गठित किया गया है। 2013 में वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की थी जिसका नाम था वास्प 76b। इसे हेल प्लैनेट के नाम से या नरक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी प्लैनेट को लेकर अब एक स्टडी में कुछ नई बातें निकलकर सामने आई हैं और स्टडी की बातों को जानने से पहले यह समझना होगा कि एक्सोप्लैनेट से मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे सौर मंडल के सूर्य के अलावा किसी दूसरे सौर मंडल के अन्य तारे को परिक्रमा करने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। एक्सोप्लैनेट का हिंदी में मतलब होता है बाह्य ग्रह। ये हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद होते हैं। यूनिवर्स टुडे के मुताबिक अभी तक 5200 के करीब ऐसे एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ तो हमारे सौर मंडल में मौजूद बृहस्पति और शनि की तरह बड़े आकार के हैं, तो कुछ पृथ्वी की तरह छोटे हैं। जाहिर है इनमें पृथ्वी की तरह जीवन की स्थितियां मौजूद नहीं हैं। कई बार वैज्ञानिक इन्हें एलियन वर्ल्ड भी बोलते हैं। एलियन वर्ल्ड मतलब जिस दुनिया के बारे में हमें जानकारी बहुत कम है। तकनीक में हो रही लगातार प्रगति के साथ पृथ्वी के बाशिंदे बहुत जल्द इस एलियन वर्ल्ड के बारे में भी ज्यादा जानकारी जुटा सकेंगे। स्टडी के मुताबिक वास्प 76b अपने तारे की परिक्रमा हर 1.8 पृथ्वी दिनों में करता है। पृथ्वी दिन से मतलब होता है पृथ्वी पर जिस तरह से दिन की गणना की जाती है। हर ग्रह पर दिन की गणना अलग होती है। यह हमारी पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका दिन का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसे हेल प्लैनेट क्यों कहते हैं। इतने ज्यादा तापमान के चलते यहां पर लोहा वेपराइज हो जाता है जो रात में बारिश के तौर पर गिरता है और इसे कहते हैं आयरन रेन। ये ग्रह भी अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका एक ही हिस्सा तारे को फेस करता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। इसमें किसी खगोलीय पिंड का घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पर घूमने का समय और उसका परिक्रमण काल यानी दूसरे पिंड के चारों ओर घूमने का समय दोनों बराबर हो जाते हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिक इन ग्रहों के अध्ययन से यूनिवर्स और इन ग्रहों के एक्सट्रीम क्लाइमेट को समझने के लिए करते हैं। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। भारत इन दिनों सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी के सेकंड फेज सेमीकॉन 2.0 को जल्द लाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की यात्रा के दौरान सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक अहम समझौता किया है। अब खबर आ रही है कि भारत यूएसए के ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस का भी हिस्सा बन गया है। यूएसए भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में साझेदार होगा। यूएसए में एक चिप्स एक्ट 2022 काम करता है, जिसके तहत इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ITSI फंड का गठन किया गया है और इसके जरिए यूएसए ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डाइवर्सिफाई करने का काम करता है, जिसका मतलब है कि वर्तमान में पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर की सप्लाई में 1-2 देशों की ही भूमिका है। वैश्विक राजनीति में कोई भी देश किसी एक देश पर पूरी तरह से डिपेंड होना नहीं चाहता, इसलिए यूएसए द्वारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में भारत को शामिल किया जा रहा है और भारत खुद भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम कर रहा है। देखिए, सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल बताया जा रहा है। लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है।
दुनिया के देशों में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की होड़ मची हुई है। इसके अलावा पश्चिम के देशों जिनका मुखिया यूएसए बना हुआ है और चीन के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर एक वॉर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चिप वॉर का नाम देते हैं। चीन सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी जर्मेनियम और गैलियम के उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी रखता है। दुनिया का 60% जर्मेनियम और 80% गैलियम चीन में उत्पादित होता है। वहीं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान की बड़ी भूमिका है और ताइवान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चीन आए दिन ताइवान पर आक्रमण की धमकी देता है। ऐसे में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उस पूरी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारत एक मुख्य दावेदार है। लक्जमबर्ग स्थित यूरोपियन यूनियन के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एप्पल कंपनी को आयरलैंड को 13 बिलियन यूरोज चुकाने का आदेश दिया। ये वो पैसा है जो एप्पल ने आयरलैंड में टैक्स के तौर पर बचाया था। ईयू के कोर्ट के मुताबिक आयरलैंड ने एप्पल को गैरकानूनी तरीके से टैक्स बचाने में मदद की। इस मामले में कोर्ट ने 2020 के एक लोअर कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसमें एप्पल कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। एप्पल और ईयू के बीच का ये मामला तकरीबन 10 साल पुराना है। यूरोपियन कमीशन ने 2016 में आयरलैंड को कंपनी से 13 बिलियन यूरोज वसूलने का आदेश दिया था, लेकिन तब आयरलैंड ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता दिया था और एप्पल कंपनी ने इसे नो बेसिस इन फैक्ट और लॉ करार दिया था। 2020 में लोअर कोर्ट ने फैसला भी एप्पल कंपनी के फेवर में दिया। हालिया फैसले में लोअर कोर्ट के इसी फैसले को रद्द करते हुए यूरोपियन यूनियन के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंपनी से वसूली का आदेश दिया है। यूरोपियन कमीशन ने 2 सालों की जांच में पाया कि एप्पल कंपनी और आयरलैंड की सरकार की मिलीभगत से एप्पल के लिए आयरलैंड में टैक्स रेट 2003 में 1% से घटाकर 2014 में 0.05% कर दी गई। ऐसे समझिए कि 2014 में एप्पल ने आयरलैंड में हर $1 मिलियन प्रॉफिट पर केवल 50 यूरोज का टैक्स भुगतान किया है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है क्लोनिंग। क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें वैज्ञानिक किसी जानवर, सेल या जीन्स की हूबहू जेनेटिक कॉपी तैयार करते हैं। इस कॉपीड मटेरियल को, जिसका जेनेटिक मेकअप ओरिजिनल की तरह होता है, क्लोन कहते हैं। क्लोनिंग 3 तरह की होती है: जीन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में जीन्स की कॉपी या डीएनए के किसी सेगमेंट की कॉपी तैयार की जाती है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में पूरे एनिमल का क्लोन तैयार किया जाता है। वहीं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स तैयार की जाती हैं और ये क्लोनिंग इंसानों में किसी खराब हो चुके टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए की जाती है। क्लोनिंग प्राकृतिक तौर पर भी होती है। आइडेंटिकल ट्विंस नेचुरल क्लोनिंग का ही एक उदाहरण होते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रही हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय को भारत द्वारा किस देश से खरीदा जा रहा है? फ्रांस, यूएसए, रूस या फिर इजराइल? अगला प्रश्न है, वास्प 76B पद निरूपित करता है बाह्य ग्रह को, पनडुब्बी को, वायरस को या फिर साइबर हमले को? डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत ओमान, भारत यूएई, भारत यूएसए या फिर भारत रूस? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत यूएई। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा पिलोकार्पिन किसके लिए उपयोग में आता है? एमपॉक्स की वैक्सीन में, आंखों के इलाज के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में या फिर हरित हाइड्रोजन के विकास में? सही जवाब है विकल्प बी, यानी आंखों के इलाज के लिए। 14 सितंबर का दिन भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है और ये दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाले हिंदी को केंद्रीय सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो 1918 में हिंदी के विद्वानों और कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक समूह का गठन किया और नाम दिया हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसका मकसद था हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर बढ़ावा देना। 1949 में इस सम्मेलन ने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया। हिंदी के बारे में ये फैक्ट क्लियर रखें कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है। आपको बता दें कि विश्व भाषा परिवार में हिंदी भारोपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। मानक हिंदी का खड़ी बोली स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है
और इसी अनुच्छेद में इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और दुनिया में मंदारिन और अंग्रेजी के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वो हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे हिंदी देश के सभी भागों में संवाद का माध्यम बन सके। केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग का गठन किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, संसदीय राजभाषा समिति और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय काम करते हैं। हाल ही में भारत में नई दिल्ली में दूसरी एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 29 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा कई अहम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख है। यह सम्मेलन भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ICAO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था और इस मौके पर सर्वसम्मति से दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा में सिविल एविएशन सेक्टर में आ रही चुनौतियों को डील करना, साथ ही क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते एक दशक में भारत की एविएशन इंडस्ट्री एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव की तरफ बढ़ी है। मतलब पहले एयर ट्रैवल बहुत कम लोगों तक सीमित था और आज टियर 2, टियर 3 शहरों में भी एयर ट्रैवल संभव है। साथ ही इस मौके पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट के गठन की बात कही गई। इसमें एशिया में मौजूद महात्मा बुद्ध से जुड़े सभी पवित्र स्थानों को कनेक्ट किया जाएगा। इससे सिविल एविएशन इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचेगा, साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ मिलेगा। हाल के सालों में भारत में एविएशन सेक्टर में तेज वृद्धि हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के मुताबिक 2030 तक भारत चीन और USA को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बन जाएगा। सिविल एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से भारत सरकार ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 लॉन्च की थी। साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के मकसद से उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना लॉन्च की गई थी। इसके अलावा भारत ने कई देशों के साथ ओपन स्काई एयर सर्विस एग्रीमेंट भी साइन किया है। ICAO के बारे में भी जान लेते हैं। ICAO UN की एक विशेषीकृत एजेंसी है और इसका गठन हुआ था 1944 में, जो 193 देशों को एक साथ आसमान यानी स्काई के इस्तेमाल में साझे हितों को पूरा करने में मदद करती है। साथ ही वायु परिवहन के लिए देशों में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब, तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को हेरिटेज सिटी या फिर ऐतिहासिक शहर का दर्जा देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित कर देने से शहर को कोई विशेष लाभ होगा। याचिका में कहा गया है कि आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि इसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। वहीं कोर्ट का कहना है कि क्या इस घोषणा से आगरा शहर क्लीन सिटी बन जाएगा? अगर नहीं तो ये एक बेकार की कवायद है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के संरक्षण के मकसद से कोर्ट पहले से ही TTZ यानी ताज ट्रेपेजियम जोन के मामले पर विचार कर रहा है। TTZ तकरीबन 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों के अलावा राजस्थान के भरतपुर जिलों में फैला हुआ है।
कोर्ट इस क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी के मामले को देख रहा है, जिससे ताजमहल का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आगरा यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर है। महाभारत में आगरा को आगर वन कहा गया है, मतलब होता है पैराडाइज यानी स्वर्ग। टॉलमी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आगरा को उसके आधुनिक नाम आगरा से रेफर किया। आधुनिक आगरा नगर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 16वीं सेंचुरी में किया था। इसका मकसद यमुना के नजदीक बसाए गए शहर से राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना था। अब शाहजहां जब मुगल सिंहासन पर बैठा तो आगरा स्थापत्य कला के शिखर पर पहुंचा। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण में 17 साल से ज्यादा का वक्त लगा और इस पर 22,000 मजदूरों और 1,000 हाथियों ने काम किया। ताजमहल भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। यूएसए ने चीन के एक शोध संस्थान और कई कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूएसए के मुताबिक ये संस्थान पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद कर रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में यूएसए चीन स्थित 3 कंपनीज पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी सामान सप्लाई करने के चलते बैन लगा चुका है। चीन ने इसे यूएसए का एक तरफा एक्ट बताया है, वहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल वर्टिकल पाथ पर चलते हुए वायुमंडल को पार कर जाती हैं। ये मिसाइल्स रॉकेट इंजन के जरिए संचालित होती हैं। टारगेट के ऊपर पहुंचने के बाद ये गुरुत्वीय बल से नीचे गिरती हैं। इनकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता। पाकिस्तान में अबाबील और शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किया जा रहा है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे है आज इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जलवायु परिवर्तन और जेंडर इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर समझ में आएगा जब आपको फेमिनिज्म के बारे में सही जानकारी हो। फेमिनिज्म को लेकर सबसे गलत धारणा यह है कि ये महिला अधिकारों की वकालत करता है। दरअसल फेमिनिज्म किसी एक जेंडर के लिए ना होकर सभी जेंडर के समान अधिकारों की बात करता है, जिसमें पुरुष भी शामिल है। लेकिन फेमिनिज्म जिस पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ बात करता है, उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो केवल एक ही जेंडर को दी गई, वो है मेल यानी पुरुष। इसलिए ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि फेमिनिज्म पुरुषों के खिलाफ है, जबकि इसमें हर जेंडर को समान अधिकार देने की बात की जाती है। जिस तरह से पितृसत्तात्मक समाज में मेल जेंडर के अलावा बाकी हर जेंडर को छोटा या कमतर समझा गया है, बिल्कुल वैसे ही प्रकृति में इंसानों ने खुद को सबसे जरूरी स्पीशीज माना। बाकी के जानवरों, पौधों, पक्षियों सबका अस्तित्व गौड़ या फिर बौना हो गया। इको फेमिनिज्म प्रकृति के सभी जीवों के बराबरी के अधिकारों की वकालत करता है। जब किसी इंसान या वस्तु की कीमत या वैल्यू कम समझी जाती है या फॉर ग्रांटेड ली जाती है, तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचा नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही इंसानों ने प्रकृति के साथ किया, लेकिन यहाँ भी पिरामिड के टॉप पर पुरुष ही हैं। पावरफुल पोजीशंस पुरुषों के पास है, फिर चाहे वो राजनीति हो या फिर इंडस्ट्री, तो प्रकृति की बर्बादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि इको फेमिनिज्म पुरुषों के खिलाफ है, बल्कि ये प्रकृति के सभी जीवों को बराबरी की बात करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ICAO यूएन की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ICAO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिविल एविएशन के लिए काम करने वाली संस्था है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन का आयोजन कहां किया गया? जापान, भारत, नेपाल या फिर श्रीलंका? खबरों में रही हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय को भारत द्वारा किस देश से खरीदा जा रहा है? फ्रांस, यूएसए, रूस या फिर इजराइल? और सही जवाब है यूएसए यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न था, वास्प 76B पद निरूपित करता है बाह्य ग्रह को, पनडुब्बी, वायरस या फिर साइबर हमले को? सही जवाब है बाह्य ग्रह यानी विकल्प ए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।